अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ड्राफ्टिंग जीनी की आज दूसरी वीडियो आपके पेशे खिदमत है। और ये जो ड्राफ्टिंग जीनी की दूसरी वीडियो है, ये है बेसिकली ऑडिट रिस्क से रिलेटेड। सो ऑडिट रिस्क के अंदर दो सिचुएशंस हैं, या यूं समझ लीजिए कि ड्राफ्टिंग के एतबार से दो ऐसी बातें हैं जो कि ऑडिट रिस्क में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहली बात यह है कि बिजनेस रिस्क को कैसे लिखना है, क्योंकि एक सिचुएशन जो होती है उस एक सिचुएशन के अंदर ऑडिट रिस्क भी आ रहा होता है और उसी एक सिचुएशन के अंदर बिजनेस रिस्क भी आ रहा होता है। अब उसमें से बिजनेस रिस्क को कैसे लिखना है और उसी सिचुएशन में से ऑडिट रिस्क को निकाल के कैसे लिखना है, ये हमारा जो है वो आज की वीडियो का मकसद है। तो देख लेते हैं कि ऑडिट रिस्क जो है वो ड्राफ्टिंग जीनी में किस तरह से हम हैंडल करेंगे। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा है और ACCA का लफ्ज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है। और हमारे सीए कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो इस ACCA के लफ्ज़ से ज़रा ऑफेंड हो जाते हैं, ज़रा इस लफ्ज़ को माइंड कर लेते हैं। लेकिन ये ऑडिट रिस्क के लिए स्पेसिफिकली और जनरली सारे ही आपके कैफेट के पेपर के लिए ACCA की जो किताब है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, सो मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ कि ACCA के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। बिकॉज मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जो ACCA का सवाल है ना, वो शोरबे वाला सालन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी होती है खाने के लिए। लेकिन जो सीए का सवाल होता है ना, वो चिकन कढ़ाई होती है, उसके अंदर ग्रेवी बहुत कम होती है। सो उसके अंदर बेसिकली आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से पॉइंट्स निकालें। तो जब आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ACCA के सवाल सॉल्व करें, और उसके बाद जब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सीए का सवाल सॉल्व करें। मैंने यहाँ पर एक सवाल ACCA का डाला है, एक सवाल सीए का डाला है। ठीक है, सो देख लेते हैं। कहते हैं कि जी आप जो है वो ऑडिट सुपरवाइजर हैं अर्ल एंड को के, और आप ऑडिट प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग को का। सो बेसिकली अर्ल एंड को जो है ये ऑडिट फर्म है, और दार्जिलिंग को जो है ये आपकी कंपनी है जिसका ऑडिट हो रहा है। सो कहते हैं ईयर एंड जो है वो 30 सितंबर X8 है, और कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है पेंट। मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज देखकर आपके जहन में घंटी बजनी चाहिए कि जी ये तो एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मसला होता है, और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर अप्रोप्रिएट कैलकुलेट ना हुई भी हो तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का ऑडिट रिस्क होता है। ये देखते ही आपके जहन में जोर से घंटी बज जानी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट हम वहां लिखेंगे जहां सवाल की बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइंट्स मौजूद नहीं होंगे। जहां सवाल की बॉडी में अच्छे पॉइंट्स मौजूद हैं तो वहां पर फिर हमें ऐसे पॉइंट्स का सहारा नहीं लेना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आई कैप का सवाल चिकन कढ़ाई होता है, और चिकन कढ़ाई को खाने के लिए अक्सर रायते का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज वो ड्राई लगती है। बिल्कुल इसी तरह इस किस्म के पॉइंट्स का सहारा आपको लेना पड़ेगा जब आप आई कैप का सवाल हल कर रहे हैं, क्योंकि उस सवाल की बॉडी में इंफॉर्मेशन कम होती है, नंबर ज्यादा होते हैं, समझ नहीं आता कहां से निकालें, तब हम इस किस्म के पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे कि अगर आपने देख लिया कि ये एक लिस्टेड एंटिटी है तो आपके जहन में फौरन घंटी बज जानी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आपने देखा कि ये लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने लगे हैं। अब ये पॉइंट्स अगर सवाल की बॉडी में नहीं भी लिखे हुए ना, ऊपर लिखे हुए हैं, जिस फर्स्ट पैराग्राफ को हम अहमियत नहीं देते, मैं आपको ऑडिटर की तरह सोचना सिखा रही हूँ कि एक ऑडिटर ये जैसे ही देखेगा कि जी अच्छा मुझे एक नए क्लाइंट का ऑडिट ऑफर हुआ है और वो नया क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो फौरन ऑडिटर के जहन में आ जाएगा कि यार इनहेरेंट रिस्क इस एंटिटी में ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस ओवरस्टेटेड होगा, जिसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ओवरस्टेट हो जाएगी। समझ रहे हैं? सो बेटा ऑडिटर की तरह से सोचना है इस पेपर के अंदर। अब क्या हुआ कि जब प्लानिंग करने लगे तो प्लानिंग के दौरान कुछ चीजें आइडेंटिफाई हुई। इनको पता चला कि जी दार्जिलिंग कंपनी ने इस साल में 0.9 मिलियन जो है वो खर्च किए हैं, और वो खर्च किए हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, इन्होंने एक नई प्रोडक्ट लाइन बनाई है, बेसिकली एक नया समझ लीजिए एक नया पेंट फॉर्मूला, एक नई रेसिपी। ठीक है, इन्होंने एक नई पेंट की जो है वो इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक कंपोजिशन बनाई है। अभी ये उस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सम ऑफ विच आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट साइकिल। इंटेंजिबल का लफ्ज देखते ही आपके जहन में फौरन से ये घंटी बज जानी चाहिए। क्या? एक तो इंटेंजिबल वो जो कि खुद बनाया, तो जो चीज खुद बनाई होती है उसको देखते तो फौरन आपके जहन में ये घंटी बज जानी चाहिए। क्या? इनएप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। और खास तौर पे जब उसके अंदर इंटेंजिबल का तड़का लग जाए, यानी अगर आपने कोई भी चीज खुद बनाई है तो वहां पर तो मसला ये होगा ही कि जी जो चीज एक्सपेंस आउट करनी थी उसको कैपिटलाइज कर दिया होगा। लेकिन इनटेंजिबल का लफ्ज देखकर तो ये घंटी नहीं, ये जोर का घंटा बजना चाहिए आपके दिमाग में, म्यूजिक
सायरन बजना चाहिए कि जी यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन का मसला होगा। जो चीज़ें रिसर्च फेज में होती हैं उनको एक्सपेंस करना होता है, जो चीज़ें डेवलपमेंट फेज में होती हैं उनको कैपिटलाइज करना होता है। और अभी इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी डेवलपमेंट साइकिल के अर्ली स्टेजेस में हैं, उनको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब रिकॉग्नाइज कर लिया है तो उसकी वजह से इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेटेड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज कहते हैं कंपनी जो है वो प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए कंपनी ने इंस्टॉल की है एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में फर्क है। प्रोडक्ट लाइन बेसिकली एक फॉर्मूला है इंटेंजिबल, और मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक टेंजिबल है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। वो नहीं होता पूरा कि इस मशीनरी से, आपने अक्सर ऐसी फैक्ट्रियों की वीडियोस देखी होंगी, इस मशीनरी से निकली एक चीज, फिर वो आगे गई, फिर उस पर एक स्टैंप लगी, फिर वो आगे गई, वो पैक हुई, वो रैंप से गुजर के गई, तो वो उसको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लाइन कहते हैं। इन्होंने एक नया नॉन करंट एसेट परचेज करके इंस्टॉल किया है, खुद से नहीं बनाया है, परचेज करके इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब इन्होंने आगे देखा कि जितनी भी कॉस्टें वगैरह हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड कर दी हैं। दीज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट इंक्लूड द परचेज प्राइस ऑफ 2.2 मिलियन, कोई मसला नहीं है, सही किया कैपिटलाइज करके। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 0.4 मिलियन, सही किया कैपिटलाइज करके। अगली चीज है 5 ईयर सर्विसिंग प्लान कॉस्टिंग 0.5 मिलियन। ये जो 5 ईयर सर्विसिंग प्लान है ये नॉन करंट एसेट के अंदर नहीं आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। है तो ये 5 साल का ही, तो ये नॉन करंट एसेट तो है, करंट एसेट नहीं है, लेकिन इसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं, इसको अलग से कैपिटलाइज करें एज अ प्रीपेड एसेट। क्योंकि मिस स्टेटमेंट ना बेटा क्लासिफिकेशन में भी होती है। मिस स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अमाउंट वाली नहीं होती कि कोई कहेगा टोटल में क्या फर्क पड़ा, टोटल एसेट्स तो उतने के उतने ही रहे ना। हाँ भाई सही है, टोटल एसेट्स उतने के उतने रहे, लेकिन क्लासिफिकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी तो इंपॉर्टेंट है। मिस स्टेटमेंट्स तो 4 तरह की होती है ना, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, डिस्क्लोजर में, प्रेजेंटेशन में। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है। ठीक, अगला पॉइंट, और आप देख रहे होंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उनको लाल से हाईलाइट कर लिया है, आपने भी पेपर में यही करना है। अच्छा, हाईलाइटर मत लेके जाना क्योंकि हाईलाइटर जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है उससे हाईलाइट करना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। पॉइंटर ले जाओ, कलरफुल मार्कर ले जाओ, सिंपल लाइन 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 लाइन, बस। हाईलाइटर से वो प्रॉपरली हाईलाइट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सो लाइन 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 के यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या जल्दी से डब्बा बना लो कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइनेंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन द कंपनी बोरोड 4 मिलियन। जी कौन सा लगता है स्टैंडर्ड जी? 23 बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक नया लोन बोरो किया है और उसका इंटरेस्ट रेट 5% है। इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा ये 5 साल के ऊपर, और ये जो लोन लिया है ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए लिया है। इसका मतलब है दिस फाइनेंस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, बट प्रॉब्लम क्या है, इट शुड बी अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शनड बिटवीन ऑल दीज एसेट्स, क्योंकि एक लोन को इन्होंने 2 3 4 5 6 एसेट्स के लिए लिया है, सो सबके अंदर इस फाइनेंस कॉस्ट को अपोर्शन करना चाहिए। सही, उसके बाद कहते हैं developing new products and expanding production is important as the company intends to undertake a stock exchange listing। क्लासिक विंडो ड्रेसिंग का यहाँ से आपको जो है ना वो बू आने लगती है। आप फौरन कहते हैं कि अच्छा यार ये लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने लगे हैं, लोन के लिए अप्लाई करने लगे हैं, लोन में एक्सटेंशन चाह रहे हो, नया इन्वेस्टर लाना चाह रहे हो। इन सारी की सारी सिचुएशंस में ऐसा ही होता है कि विंडो ड्रेसिंग हो रही होती है दबा के, एसेट्स की ओवर स्टेटमेंट, रेवेन्यूज की ओवर स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस की अंडर स्टेटमेंट। उसके बाद कहते हैं कि जी कंपनी ने साल के दौरान नंबर ऑफ कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जिसके अंदर उसने एक इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया कि उसने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दे दी। घंटी जोर से बजनी चाहिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दी जाती हैं उसके अंदर ये रिस्क होता है कि लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना डेट होता जाता है उतना ज़्यादा लोग उसको भूलते जाते हैं। ठीक है, सो फौरन से आपके जहन में होना चाहिए यार बैड डेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला कहते हैं फाइनेंस डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया कि एक इनकी पेंट की प्रोडक्ट जो है ना वो उसके अंदर मिक्सिंग हो गई थी, और कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी है कि जी वो पेंट जो बनाया उसके अंदर कुछ गलत मिक्सिंग हो गई, वो पेंट गंदा बना। एज अ प्रिकॉशन फर्दर सेल्स हैव बीन स्टॉप्ड, लेकिन कुछ इन्वेंट्री तो पड़ी हुई होगी ना अभी भी, फर्दर सेल्स तो स्टॉप कर दी है लेकिन कुछ इन्वेंट्री तो अभी भी पड़ी हुई होगी जो बनाई होगी। सही, और प्रोडक्ट रिकॉल हैज बीन इनिशिएटेड, साथ साथ ये किया कि जिनको बेची थी उनसे भी मंगवानी शुरू कर दी वापस आपने। तो जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट रिकॉल का लफ्ज सुना आपके जहन में इसकी 4 इंप्लीकेशंस आ जानी चाहिए ऑन द बिजनेस। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली इंप्लीकेशन ये है कि जो प्रोडक्ट रिकॉल की है ऑब्वियसली जब चीज़ें वापस आई हैं तो सेल्स का रिवर्सल डलना चाहिए, रिसीवेबल का राइट ऑफ डलना चाहिए,
इन्वेंट्री का भी राइट ऑफ डलना चाहिए। जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है अब वो मार्केट में शायद उस कीमत पे नहीं बिकेगी क्योंकि वो इन्वेंट्री फॉल्टी है। हाँ, हो सकता है उस कीमत पे दोबारा बिक जाए अगर उस इन्वेंट्री को किसी तरह से फिक्स किया जा सके, तो फिक्सिंग कॉस्ट की प्रोविजन भी डलनी चाहिए। और फिक्सिंग का लाजिम तो है नहीं कि होगी कि नहीं होगी, सही, एक दफा बदनाम हो जाए कोई चीज तो। और चौथी चीज क्या है कि अगर आपकी ये सेल कैश पे हुई थी तो लोग पैसे भी वापस मांगेंगे, समझ रहे हैं ना। लोग कहेंगे कि लाओ जी पैसे पैसे वापस करो, तुमने पैसे लिए थे, ठीक है। अगर तो क्रेडिट पे होगी तो कोई मसला नहीं है, हमारी चीज वापस हो गई, रिसीवेबल का राइट ऑफ डाल दिया। अगर कैश पे हुई है तो कैश कोई जेब में रख के तो बैठा हुआ नहीं है, नाउ कैश हैज टू बी रिटर्न, ठीक। सो ये इस तरह से करके बेटा आपने अपने जहन में सोच लेना है। रिक्वायर्ड क्या है जी, 2 रिक्वायरमेंट्स है। पहला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन बिजनेस रिस्क, दूसरा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क अलोंग विद द रिस्पॉन्सेस। अब यहां पर बेटा 3 बातें हो रही हैं। पहली चीज है बिजनेस रिस्क। आपको यहां पर बिजनेस पर्सन की तरह सोचना है, एज अ बिजनेस ओनर, कि एक बिजनेस ओनर ऐसी किसी चीज को देखकर फौरन से क्या सोचेगा। वो कहते हैं ना, तुमको नजर आता है चांद, हमको नजर आती है रोटी। तो एक गरीब आदमी को गोल जो है वो रोटी नजर आती है, और एक अमीर आदमी जिसके पेट में रोटी हो उसको वो चांद नजर आता है। सो हर कोई हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से परसीव करता है। सो कह रहे हैं यहाँ पर कि जी आपने परसीव ऐसे करना है कि जैसे आप एक बिजनेस पर्सन है। ये तो हो गया बिजनेस रिस्क। ऑडिट रिस्क को आपने ऐसे परसीव करना है कि जैसे आप एक अकाउंटेंट हैं और ऑडिटर हैं, समझ रहे हैं। सो बिजनेस रिस्क के अंदर बच्चे ये गलती करते हैं कि वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखकर आ जाते हैं, नहीं। बिजनेस रिस्क के अंदर बिजनेस के बारे में बताना है आपने कि बिजनेस को क्या नुकसान होगा। ऑडिट रिस्क के अंदर आपने ये बताना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं किया हुआ होगा जिसकी वजह से मसला हो जाएगा ऑडिट को। और तीसरी चीज है रिस्पॉन्सेज। यहां पे आपको बताने हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, आई कैप में अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि आई कैप इधर उधर नजरें दौड़ा रहा होता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी भी वक्त आई कैप की नजर एसीसी के इस सवाल पे पड़ गई, आई कैप ने पूछ लेना है। और आपको भी पता है कि हम रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। जितना भी रिस्क होता है एक एंटिटी के अंदर, उसी के हिसाब से आगे के ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन किए जाते हैं। यहां पर आपको सिखा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि पहले बताओ रिस्क क्या है, फिर बताओ उस रिस्क को हैंडल कैसे करोगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो इसीलिए मैं ये सिखा रही हूं ताकि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। और दूसरा एक फायदा ये भी होता है क्योंकि मैं ये सेशन के बिल्कुल बीच में कराती हूँ, तो बच्चे जब तक सब्सटेंटिव तक पहुंचते हैं उनको ये याद हो चुका होता है। सो बहरहाल आप लोग तो ड्राफ्टिंग जीनी वाले बच्चे हैं, लेकिन वैसे एक बात बता रही हूँ जनाब, क्या है स्टेप्स, ये हमने पहले बहुत तफसील से डिस्कस कर लिए थे। अब हर वीडियो में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। नंबर आप देख लेंगे, जितने नंबर है उसके हिसाब से आंसर करेंगे, फिर एक माइंड मैप बना लेंगे जी। सबसे पहले आपने कहा जी इंटेंजिबल बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मसला होगा। आपने कहा जी टेंजिबल खरीदा है तो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया का मसला होगा, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन हुई भी होगी कॉस्टों की। आपने कहा यार बोरोइंग हुई है, देखना पड़ेगा स्पेसिफिक है जनरल है। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो भी, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, जब भी कोई लोन लिया हुआ हो एक एंटिटी ने, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका ये बनता है कि आपको उस लोन का करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग दिखाना होता है, ठीक है ना। अब उसकी एक बड़ी जबरदस्त रीजन है। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि देखो, कोई ये कह सकता है ना कि टोटल ही तो लोन है, फर्क क्या पड़ गया। यानी अगर ऐसा है कि आपने जो है वो 1 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और हर साल आपको 10-10 हजार रुपए वापस करने, सही। और लेट सपोज आपने ये लोन लिया है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2018 को, सही है। तो बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 2018 को पूरा 1 लाख का लोन नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि 90,000 का लोन नॉन करंट लाइबिलिटीज में नजर आना चाहिए, 10,000 का लोन करंट लाइबिलिटीज में नजर आना चाहिए, क्योंकि 10,000 की इंस्टॉलमेंट अगले साल जानी है जो कि 12 महीने से कम के अंदर चली जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि टोटल में क्या फर्क पड़ेगा। टोटल में क्या फर्क पड़ेगा भाई, टोटल में ये फर्क पड़ेगा कि आपका टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ेगा। आपका जो करंट रेशो होता है, जो आपका क्विक रेशो होता है, जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कंपेयर करके निकलता है, वो खराब हो जाता है लोन्स के करंट पोर्शन दिखाने से, समझ रहे हैं। वो खराब हो जाता है जब आप करंट लाइबिलिटी में एक लोन की इंस्टॉलमेंट को दिखाते हैं, तो डेफिनेटली करंट लाइबिलिटियां बढ़ जाती हैं। फिर करंट लाइबिलिटियों को जब आप करंट एसेट से कंपेयर करते हैं, वहां पे मसला शुरू हो जाता है। और अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल्स देखेगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा करंट रेशो, क्विक रेशो कैसा है, या कोई इन्वेस्टर है, या कोई लेंडर है जो कि लोन शोन दे रहा है, या कोई क्रेडिटर है जो कि उधार पे इनको चीजें दे रहा है, या कोई शेयर होल्डर है। वो सब लोग ये देखते हैं कि इस एंटिटी की करंट सिचुएशन कैसी है, क्या इस एंटिटी के करंट एसेट इसकी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के काबिल है या नहीं।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? सो वो वाली बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई लोन होगा आपने कहना है कि जी करंट और नॉन करंट पोर्शन को अलग अलग दिखाओ, वरना इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेट होती हैं। फिर अगेन वही वाली बात, अगर लिस्टिंग ले रहे हैं तो आपके जहन में आ जाना चाहिए विंडो ड्रेसिंग। अगर क्रेडिट टर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है तो आपको देख लेना चाहिए बेड डेट से मसला होगा। अगर प्रोडक्ट रिकॉल हुई है तो जो मैंने बताया था 4 चीज़ें, सेल का रिवर्सल, रिसीवेबल का राइट ऑफ, इन्वेंट्री का राइट ऑफ और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये होती है बेटा कि अगर आपको कोई भी लिटिगेशन चल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट रिकॉल की है ना, और प्रोडक्ट क्यों रिकॉल की है? क्योंकि प्रोडक्ट में मसला था। अब अगर किसी ने आपकी फॉल्टी प्रोडक्ट यूज कर लिया और उसको कोई नुकसान हो गया तो वो तो आपके ऊपर केस फाइल कर देगा, लिटिगेशन। जब भी बेटा आप लिटिगेशन का लफ्ज देखेंगे अपने क्वेश्चन में, आपने फौरन से ये सोचना है कि भाई कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर तो केस का फैसला हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ हो जाएगा और अमाउंट भी अंदाजा हो रहा है तो प्रोविजन डालेंगे, और अगर अमाउंट का अंदाजा नहीं हो रहा है लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ केस फाइल किया गया है और मटीरियल है वो जो कि अगले ने हम पे सूट फाइल किया, उसकी अमाउंट मटीरियल है, तो आप अंग्रेजी में डिस्क्लोजर देते हैं। ठीक है। सो जब भी बेटा प्रोडक्ट रिकॉल होगा आपने ये 4 चीजें जरूर देखनी है। एक तो ये कि सेल और रिसीवेबल का जो रिवर्सल है वो डला है कि नहीं डला, फिर उसके अलावा इन्वेंट्री का राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ, उसके अलावा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में अगर कोई जरूरत थी डालने की डिस्क्लोजर या प्रोविजन वो डली है कि नहीं डली, और चौथी चीज ये कि अगर कैश किसी को वापस करना पड़ गया, कैश सेलें थी, तो फिर उसकी प्रोविजन हमारे पास है या नहीं, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्रोविजन पहले से डाल के रखो। ठीक है जनाब। अब कहते हैं क्वेश्चन को आपने कैसे देखना है। अगर तो सवाल ये आ जाता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन बिजनेस रिस्क, तो फिर आपने इसको कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई करके आ जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। मेरी एक बात याद रखना, ऐसे आइडेंटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आई कैप को कि जिसमें आपने ये ना बताया हुआ हो कि ये चीज़ मसला कैसे क्रिएट करती है। आपने ये कह दिया कि जी इस एंटिटी ने जो है ना वो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दे दिए जिसकी वजह से अब रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, तो ये तो बताओ कि फिर क्या होगा जब रिकवरी नहीं होगी, कैश फ्लो के मसले होंगे। ठीक है। सो हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आपने आइडेंटिफाई नहीं करना होता रिस्क को, बल्कि आपने एक्सप्लेन भी करना है कि उसकी वजह से क्या होगा, द इम्प्लीकेशंस। और अगर उसने सवाल में एक्सप्लेन नहीं भी लिखा हुआ फिर भी आपने एक्सप्लेन करना है, इम्प्लिसिट है ये बात। ठीक। उसके बाद कहते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचेंगे। ठीक है। आपने व्हाट का जवाब देना है, आपने कहना है कि क्या होगा अगर एक कंपेटिटर आ गया। सवाल में लिखा हुआ है कि इस एंटिटी का एक कंपेटिटर आ गया, अब आपने कहना है क्या होगा उसकी वजह से। आपने फौरन सोचना है कि क्या इसकी वजह से बिजनेस को कोई नुकसान होगा, फौरन से आपने ये सोचना है। अब आपको पता है कंपेटिटर की वजह से क्या नुकसान होगा, सेलिंग गिर जाएंगी। ठीक। उसके बाद फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसका जो इम्पैक्ट है बिजनेस पे। आपने कहना है कि क्या होगा, लॉस तो होगा, लॉस कैसे होगा, सेलें गिर जाएंगी, और सेलें गिरने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी गोइंग कंसर्न की सिचुएशन खतरे में पड़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे एक क्लासिक मिस्टेक करते हैं, और अब तो मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों के आंसर्स चेक करती हूँ तो सभी के बारे में पता होता है। क्लासिक मिस्टेक ये करते हैं बच्चे के बच्चे लिखते हैं गोइंग कंसर्न इशूज, एंटिटी वुड बी फेसिंग गोइंग कंसर्न इशूज, या इट वुड क्रिएट गोइंग कंसर्न इशूज। बेटा इस तरह मत लिखो, प्रॉपर तरीके से लिखो कि इट वुड रिजल्ट इन थ्रेटेंड गोइंग कंसर्न सिचुएशन, इट वुड क्रिएट थ्रेट्स फॉर गोइंग कंसर्न सिचुएशन ऑफ द एंटिटी। सो एक बार आपने बिजनेस रिस्क एक्सप्लेन कर दिए, अब आप ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन करने की तरफ आएंगे। ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन करने के कुछ स्टेप्स मैंने लिख दिए। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने उस सिचुएशन को, उस इंडिकेटर को जहन में रखना है कि जिस सिचुएशन की वजह से रिस्क पैदा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो लाइन आइटम देखना है कि जो उस सिचुएशन से इफेक्ट हो रहा है। कि जैसे अभी अभी पीछे हमने बात की कि प्रोडक्ट रिकॉल, आपने जैसे ही सुना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने सारे लाइन आइटम सोच लिए जो कि उससे इफेक्ट हो रहे थे। आपने कहा भाई उससे रिसीवेबल इफेक्ट हो रहा है, आपने कहा उससे सेल्स इफेक्ट हो रही हैं, आपने कहा कि उससे इन्वेंट्री इफेक्ट हो रही है, आपने कहा उससे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रही हैं, आपने कहा उससे कैश की प्रोविजन इफेक्ट हो रही है ना। ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स, उनके बारे में सोचेंगे कि कौन से लाइन आइटम इफेक्ट हो रहे होंगे। उसके बाद ऑडिटर एक अकाउंटेंट की तरह सोचेगा और ऑडिटर कहेगा कि अब ये जो मामला हो गया है, इस मामले में जो जो लाइन आइटम्स इफेक्ट हो रहे हैं उन लाइन आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिकॉल से सेल का लाइन आइटम इफेक्ट होता है, और कैसे इफेक्ट होता है सेल ऐसे इफेक्ट होती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहता है जब भी किसी ने सेल रिटर्न कर दिया है सेल्स को रिवर्स कर दीजिए। जब भी कोई कोर्ट में केस चल रहा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर डालनी है डाल दें प्रोविजन, वरना डिस्क्लोजर डाल दें। फौरन से ऑडिटर ने सोचना है कि यार ये जो फाइनेंशियल्स का लाइन आइटम एक ऑडिट रिस्क की वजह से, एक बिजनेस रिस्क की वजह से, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाइन आइटम एक बिजनेस रिस्क की वजह से इफेक्ट हो रहा है,
उसका असर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या है और उसका रेलिवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, और उसके बाद ऑडिटर ने बता देना है कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद ऑडिटर ने सबसे फेवरेट काम करना है पाकिस्तानियों का, और वो फेवरेट काम क्या है, कंसिडर दैट मैनेजमेंट हैज नॉट परफॉर्म द सूटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे फेवरेट काम मे नॉट करके ऑडिटर लिख देगा। ऑडिटर कहेगा ये करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट ने शायद करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया होगा। ठीक, यही ऑडिट रिस्क है कि मैनेजमेंट ने शायद करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परफॉर्म ना किया हो। उसके बाद आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की नॉन कंप्लायंस का इंप्लीकेशन बताएंगे। आप कहेंगे कि जी ये जो सेल रिवर्स नहीं की होगी, शायद आप ये कहेंगे कि जो एंटिटी में प्रोडक्ट रिकॉल हुआ है उसकी वजह से करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि सेल्स रिवर्स होनी चाहिए। सही। उसके बाद आप क्या कहेंगे, देयर इज अ रिस्क दैट द एंटिटी मे नॉट हैज रिवर्स द सेल, शायद। सही। उसके बाद सेल के रिवर्सल ना होने की इंप्लीकेशन, उसका इफेक्ट आपने कहना है देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी मे नॉट हैव रिवर्स द सेल्स which would result in overstatement of sales in the financial statement, overstatement of revenues in the financial statements। तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक सिचुएशन में क्या बनता है, उसके बाद वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा ये आपने लिखना है, और उसके बाद आपने बताना है कि उसके ना होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा क्या। जहां पर आपको ना पता हो कि ओवर स्टेटमेंट हो रही है या अंडर हो रही है, वहां पर आप मिस स्टेटमेंट लिख दें या फिर ओवर स्लैश अंडर लिख दें। और जहां पर कंफर्म पता चल रहा है कि जी इसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट हो रही है या अंडर स्टेटमेंट हो रही है, वहां कंफर्म लिखें। जैसे कि सेल का रिवर्सल अगर प्रोडक्ट रिकॉल में नहीं डाला जाता तो उसकी वजह से सेलें क्या हो रही हैं, ओवर स्टेट, कंफर्म है ना, तो यहां पे मिस्टेक नहीं लिखेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर अगर प्रोविजन डालना कंफर्म हो गया और ये लोग नहीं डाल रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज अंडर स्टेट हो रही हैं। कंफर्म है ना आपको, ठीक है जनाब। उसके बाद रिस्पॉन्सेज की बात आ जाती है, ये आपके सब्सटेंटिव हैं, ठीक है, ये आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पर आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डिस्कस, एंश्योर, रिव्यू, वेरीफाई, ऑब्टेन, इंस्पेक्ट, ठीक है। आप लिख देते हैं एंश्योर कि मैनेजमेंट सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर ले। सब्सटेंटिव ज्यादातर आप लगाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कभी कभी लगाते हैं। जैसे अब अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑडिटर को लगता है कि डलनी चाहिए थी तो ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर्स लगाएगा। ऑडिटर कहेगा कि ईयर एंड के बाद की सेटलमेंट होनी चाहिए। ऑडिटर कहेगा लीगल काउंसिल से कॉरेस्पॉन्ड कर लें। ऑडिटर कहेगा अपनी लीगल काउंसिल रख लें। ऑडिटर कहेगा पास्ट एक्सपीरियंस देख लें। समझ रहे हैं। तो सब्सटेंटिव बेसिकली ऑडिटर ने जो रिस्क को असेस किया है उसकी बुनियाद पे जो भी ऑडिटर प्रोसीजर लगाने उसको चाहिए वो सारे के सारे प्रोसीजर्स आप रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क में लिखते हैं। और अगर एक और स्टेप आगे बढ़ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पेपर में पूछ ले कि जी बताइए कि अगर ऑडिटर ने रिस्क असेस करने के बाद, सब्सटेंटिव लगाने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि ये लोग ऑडिटर की बात नहीं मान रहे, ऑडिटर कहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी डलनी चाहिए, प्रोविजन डलनी चाहिए, ये लोग नहीं डाल रहे, बताओ इसका असर ऑडिट रिस्क पे, बताओ इसका असर ऑडिट ओपिनियन पे क्या होगा, तो फिर आप ऑडिट ओपिनियन पे भी असर बता सकते हैं। नॉर्मली ऐसे सवाल अभी तक नहीं आया है कि जिसके अंदर वो पहले सब्सटेंटिव पूछे और उसके बाद ऑडिट ओपिनियन पे इफेक्ट पूछे। नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क का सवाल अलग आता है और सब्सटेंटिव और ऑडिट ओपिनियन का सवाल मिला के आता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन शेर जंगल का बादशाह है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये एक और रिक्वायरमेंट आपके सामने आ रही है जो कि है रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। ऐसा भी सवाल ऑडिट रिस्क में आता है कि जहां पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं कंपैरेटिव्स के साथ, पिछले साल की और इस साल की, उन्होंने कहा इन दोनों का कंपैरिजन करके रेशियो निकालिए कि जी पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना था, इस साल इतना है, पिछले साल डेटर्स के इतने दिनों में कलेक्शन हो जाती थी, इस साल इतने दिनों में हो जाती है, ठीक है, और फिर उनका भी इंपैक्ट बताएं ऑडिट रिस्क के ऊपर। तो आपको खुद भी अंदाजा है कि अगर डेटर की कलेक्शन पिछले साल कम दिन में हो जाती थी, इस साल ज्यादा दिनों में हो रही है, तो डेफिनेटली बेड डेट्स बढ़ गए हैं, है ना। और बेड डेट्स डालना किसको अच्छा लगता है, रिसीवेबल्स को राइट ऑफ करना किसको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर इन्वेंट्री के जो डेज हुआ करते थे पिछले साल वो कम थे, इस साल बढ़ गए हैं, तो साफ जाहिर है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, उसमें रिटर्न ऑफ होनी चाहिए। किसको अच्छा लगता है इन्वेंट्री का राइट ऑफ डालना, एक तो उससे एक्सपेंस बढ़ता है, दूसरा उससे एसेट्स कम होते हैं। तो फिर क्या रिस्क है, ऑडिटर जैसे ही देखेगा इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं, ऑडिटर ने फॉरन गंदा सोचना, ऑडिटर ने कहना इन्होंने डाला ही नहीं होगा राइट ऑफ, और जब वो नहीं डाला हुआ होगा तो इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होगी। तो ये बहरहाल रेशियो एनालिसिस का भी सवाल बनता है। एक बार शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट शायद मैंने एक बार ऐसा सवाल देखा है, अगर नहीं देखा तो बहरहाल ऐसे सवाल भी होते हैं। वो इंशाल्लाह हम ये ऐसे सवाल हम करेंगे जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स का सवाल करेंगे। ठीक,
इसी वीडियो के अगले पार्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।